हेलो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का बिजनेस मॉडल सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है। ऑलरेडी मैंने इस सेगमेंट की दो कंपनियां अपने चैनल पर कवर की हैं। एक तो इंटर आर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस है एंड सेकंड था एमबी इंजीनियरिंग। तो ईपैक प्रीफैब जो ये कंपनी है ये भी उसी सेगमेंट में बिजनेस करती है। मींस ये लोग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या है, सपोज आपको एक बिल्डिंग कहीं लगानी है तो आपको उसमें लिए क्या है, सीमेंट लगेगा, ईंटें लगेंगी, कंक्रीट, गिट्टी, मजदूर, ये सारी चीजें आपको लगेंगी और उसमें काफी लंबा टाइम पीरियड भी लगता है। लेकिन आजकल जो कंपनियां हैं जैसे ईपैक प्रीफैब जैसी कंपनियां, ये लोग क्या करती हैं कि ये जो बिल्डिंग में लगने वाला मटेरियल है उसको पूरा मोस्ट ऑफ द उसका प्रोडक्ट है वो स्टील से मैन्युफैक्चर करते हैं। अलग अलग स्ट्रेंथ के अलग अलग ग्रेड की स्टील से ये लोग अलग अलग पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं एंड एक फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं। और फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करने के बाद वो सारे पार्ट ला करके आपका जो साइट होता है, आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पर उसको लाकर सिर्फ असेंबल कर देते हैं। इस तरीके से ये मोस्ट ऑफ द जो बिल्डिंग्स के सब्सटेंशियल पार्ट्स होते हैं, जो मेन पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे कवर कर देते हैं। चाहे वो कॉलम्स हो, बीम्स हो, रैफ्टर्स हो या आपको छत डलवानी हो, तो ये सारे के सारे ये लोग अलग अलग स्ट्रेंथ की अलग अलग ग्रेड की स्टील से मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको ला करके साइट पर असेंबली कर देते हैं। और इसमें ये सारी सुविधाएं पे करते हैं। इधर आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको अगर ये सॉल्यूशन चाहिए, आपको ऐसी बिल्डिंग बनानी है, तो आपको इनके पास जाना है, आपको सिर्फ एरिया बताना है, अपना बजट बताना है, अपना लोकेशन और ये सारी चीजें बताएंगे। ये इनके पास एक इंजीनियर्स की टीम होती है। ये लोग लोकेशन वाइज आपके लिए मैप तैयार करेंगे, उसका पूरा इंजीनियरिंग करेंगे, डिजाइन मैन्युफैक्चर करेंगे, प्लस उसके मटेरियल का आपको बजट बना के देंगे कि कितना उसमें खर्च आएगा। इसके बाद आपका पूरा इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे साइट तक, और ट्रांसपोर्ट करके इनके पास इंजीनियर और मैन पावर की टीम है जो कि वहां पर इरेक्शन एंड कमीशनिंग भी पूरा कंप्लीट कर देगी। एंड पूरी बिल्डिंग मैन्युफैक्चर करने के बाद ये आपको हैंड ओवर कर देंगे, क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं। तो मीन्स ये एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर है। एंड जो इसके बेनिफिट्स कई हैं। आप जो आरसीसी कंस्ट्रक्शन से हम लोग जो जनरली बिल्डिंग बनाते हैं, ट्रेडिशनल बिल्डिंग, उसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो कई बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैन पावर इसमें 25% कम लगता है कंपैरेटिवली, टाइम लगभग 50% कम लगता है कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग। एंड इसके अलावा पोल्यूशन बिल्कुल न के बराबर जनरेट होता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कहीं और करते हैं और ला करके फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं, ला के सिर्फ असेंबली करते हैं। एंड इसके बाद डिजाइन ऐसी होती है जो फ्लेक्सिबल होती है। मीन्स अगर आपको आरसीसी बिल्डिंग आप बनाते हैं तो उसमें अगर कोई डिजाइन मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंज करना है, तो आपको बिल्डिंग को तोड़नी पड़ेगी, आपको उस पार्ट को तोड़ना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप उस पार्ट को सिर्फ खोलिए, उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करिए, फ्लेक्सिबल होता है, एंड उसके बाद उसको इंस्टॉल कर दीजिए दोबारा। तो इसमें कॉस्ट भी कम होती है, पोल्यूशन भी कम होता है, मैन पावर भी कम लगता है, टाइम ड्यूरेशन भी कम लगता है, और इजीली फ्लेक्सिबल मॉडल होता है, ताकि आप उस अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे तो बेनिफिशियल है। तो हम इस कंपनी को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया था ना, अपने पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। अगर आप इस सेगमेंट की और कंपनियां देखें, जैसे इंटर आर्क बिल्डिंग सॉल्यूशन, तो उनका जो रिजल्ट आया था, उनका रेवेन्यू ग्रोथ 51% आया था। एंड एमबी इंजीनियरिंग का जो रिजल्ट आया था उसमें उनका रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 47-48% आया था। और इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया इस क्वार्टर में वो लगभग 62% आया, हाईएस्ट इन द सेगमेंट है। एंड इनका मार्केट कैप आप देखें तो बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 3200 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी रिसेंटली लिस्टेड भी है, अभी इनकी 1 अक्टूबर को लिस्टिंग हुई है एनएससी एंड बीएससी के ऊपर। और इस कंपनी का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो 25 साल पुरानी कंपनी है। एंड इनके पास जो इनका मैनेजमेंट है वो काफी एक्सपीरियंस है। इनके पास जो इनके सीएमडी हैं उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है। इनके एक दूसरे एमडी हैं, उनको लगभग 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। तो मैनेजमेंट काफी एक्सपीरियंस्ड है, इस फील्ड का नॉलेज उनको पूरा है। एंड इसके अलावा अगर आप इनके बिजनेस का परफॉर्मेंस देखें तो इनका आरओसी लगभग 24% से ग्रो हो रहा है, आरओई 23% से ग्रो हो रहा है। एंड इनका करंट पी रेशियो देखेंगे तो भी 44 है। एंड इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया 62% ग्रोथ आया। एंड इसके अलावा अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 100% से भी ज्यादा रेट से ग्रो हुआ है, मोर देन 100 मीन्स आई थिंक 104% से ग्रो हुआ है। तो सारे पैरामीटर्स पर शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। और शेयर प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 12 या 15 दिन हुए होंगे आई थिंक इनका रिजल्ट आए हुए, और इन्होंने मोर देन 50% वेल्थ अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्रिएट कर दी है। और कंटिन्यूसली डाउन साइड मार्केट में भी इनका शेयर प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। फर्दर कल एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें इनका पूरा रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था उसको हम कवर करेंगे, एंड इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पे वैल्यूएशन कवर करेंगे। देन वी कैन डिसाइड बेटर कि हमको इसमें अपना एलोकेशन बनाना है या नहीं बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, इनके बिजनेस मॉडल को थोड़ा डीप में समझते हैं।
तो दोस्तों ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। इनकी लिस्टिंग अभी पिछले मंथ में ही हुई थी एंड 1 अक्टूबर को इनकी NSE एंड BSE के ऊपर लिस्टिंग हुई थी। और अगर हम इनका IPO देखें तो ये इनका जो अभी रिसेंटली IPO आया था उसमें से 300 करोड़ रुपीज़ का फ्रेश इशू था एंड बाकी सारा OFS था। तो जो 300 करोड़ रुपीज़ का फ्रेश इशू इन्होंने किया था उसमें से लगभग अगर आप देखें तो 101 करोड़ का इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया, एक नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं गिलोथ राजस्थान में, जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होगा वहाँ पर सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स एंड प्रीफैब बिल्डिंग मटेरियल्स का। एंड मैनेजमेंट आर एक्सपेक्टिंग कि ये प्लांट Q2 FY27 तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके अलावा लग 58 करोड़ का एक कैपेक्स ये लोग और कर रहे हैं। इनका जो मंबट्टू आंध्र प्रदेश वाला प्लांट है, मंबट्टू आंध्र प्रदेश में इनका एक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल का प्लांट है, मैन्युफैक्चर करते हैं वहाँ पर। तो उस वाले प्लांट में 58 करोड़ रुपीज़ का ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं, उसको और बड़ा कर रहे हैं। वहाँ पर एक और फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें कि ये लोग प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग कैपेसिटी को एक्सपेंशन करेंगे। देन 70 करोड़ रुपीज़ इन्होंने अपने कर्ज को चुकाने में यूज किया है एंड इसके अलावा 70 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने अपने जनरल कारपोरेट पर्पजेज में यूज किए हैं। अब आइए दोस्तों इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इंडियन प्रीफैब बिल्डिंग इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है एंड इस इंडस्ट्री के कई सारे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। जैसे कि अभी न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश में हाउसिंग का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वहाँ पर प्रीफैब बिल्डिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इसके अलावा जो स्मार्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, कई सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, 3D प्रिंटिंग है, ऑटोमेशन है। तो इन सारे ग्रोथ की वजह से आप देखेंगे कि जो ये इंडस्ट्री है उसको भी अच्छा खासा पुश मिल रहा है। एंड इसके अलावा जो आपके इंडिया में सोलर कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है, सोलर कैपेसिटी एक्सपेंशन आप देखिए कि गवर्नमेंट भी उसके लिए पुश कर रही है। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एंड ये सारे के सारा इधर आप घर की छत पर सोलर लगवाएं या अपने फील्ड में, खेतों में, या कहीं खाली प्लॉट है, लैंड है, वहाँ पर अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते हैं तो सोलर पैनल का जो पैनल के अलावा जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा प्रीफैब बिल्डिंग इंडस्ट्री से ही आता है। तो इसलिए इनका इंडस्ट्री का भी ग्रोथ सोलर की जो कैपेसिटी इंडिया में एक्सपेंशन हो रही है, इससे इनकी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा खासा ग्रोथ पुश मिल रहा है। तीसरा क्या है कि इस इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो जो लेबर कास्ट है, लेबर कास्ट काफ़ी कम होता है। इसके अलावा डिलेज बहुत कम होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं। अगर कंपैरेटिवली अगर आप ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो बिल्डिंग्स हम RCC से बनाते हैं, सीमेंट कंक्रीट से, अगर आप उसकी तुलना में देखें तो लगभग आधे दिनों में ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट के कई सारे पुश मिल रहे हैं। गवर्नमेंट पर कैपिटा स्टील का कंजम्पशन इंडिया में बढ़ा रही है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इको फ्रेंडली होते हैं, वेस्ट बहुत कम जनरेट होता है, पोल्यूशन बहुत कम जनरेट होता है। एंड गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स है, जैसे प्रधानमंत्री ये गरीबों के लिए जो घर बनाने की जो योजना थी, सोलर पैनल लगाने की जो योजना थी, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पुश की वजह से भी इनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं। एंड इसके अलावा भी आप देखें कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक एंड कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज होते हैं उनको बनाने में 100% PV मटेरियल्स का ही यूज किया जाता है। एंड इसके अलावा डाटा सेंटर्स हैं। इंडिया की जो डाटा सेंटर इंडस्ट्री है वो 30% के CAGR से कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो डाटा सेंटर का पूरा सेटअप है वो भी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के जरिए ही बनाया जाता है। एंड इसके अलावा जो एनर्जी सेक्टर है वहाँ पर भी आपको इनके यूजेज हैं। जो प्लस जो हेल्थ केयर सेक्टर होते हैं, जो अलग अलग गाँव में, अलग अलग सिटीज़ में जो हेल्थ कैंप लगते हैं या जो टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, या परमानेंट हॉस्पिटल्स एंड टेम्प्रेरी दोनों ही प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स की मदद से बनाए जाते हैं। तो इनका कंजम्पशन एंड डिमांड दोनों ही काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। एंड PV की इंडस्ट्री इंडिया में देखें तो FY19 से लेकर के FY25 तक ये 8%, 8.3% के CAGR से ग्रो कर रहा था। लेकिन आगे FY25 से लेकर के FY30 तक एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रोथ रेट 10-10.5% के रेट से रहेगी। तो इस इंडस्ट्री में भी काफ़ी टेलविंड्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। इसके अलावा अगर आप पेनिट्रेशन देखें इंडिया में PV का, तो PV का पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडस्ट्रियल हैं,
इंडस्ट्रीज में बेसिकली पीईबी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उनका पेनिट्रेशन ज़्यादा है, एंड कंपेयर टू जो लोग घर बनाने में या बिल्डिंग्स बनाने में इसका कम यूज किया जाता है। अगर आप पेपर 25 में देखें तो लगभग ये 13 to 15% इंडस्ट्री में जितना भी ओवरऑल पीईबी था उसका कंस्ट्रक्शन बनाया जाता था। एंड इसके अलावा जो कि FY30 में एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में लगभग 21% बिल्डिंग्स पीईबी मटेरियल से बनाए जाएंगे। एंड जो बिल्डिंग्स या जो पर्सनल घर होते हैं लगभग 1% बनाए जाते थे, वो एक्सपेक्टेड है कि वो 1.5% तक हो जाएंगे FY30 तक। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेगमेंट में लगभग 6 से 8% जो बिल्डिंग्स हैं वो पीवी मटेरियल से बनाए जाते थे FY25 में, जो कि एक्सपेक्टेड है कि FY30 तक लगभग 11% बिल्डिंग्स पीवी मटेरियल से बनाए जाएंगे। तो ओवरऑल जो पीवी का ग्रोथ है इंडिया में, ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो गए, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज हो गए, एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो इंडिया में FY25 तक लगभग 3 से 5% तक जितना जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो पीवी मटेरियल से बनाई जाती थी। एंड एक्सपेक्टेड है कि FY30 तक लगभग ये रेशियो बढ़ करके 6 से 7% हो जाएगा, मतलब 6 से 7% बिल्डिंग्स जो है वो पीवी मटेरियल से बनाई जाएंगी। और ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ मूव कर रहा है। 2019 में लगभग 35 से 40% जो इंडस्ट्री है वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ करती थी, एंड 60 से 65% इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड थी। एंड लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ये जो अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है वो घट करके 48 से 50% के आसपास आ जाएगा, एंड लगभग 50% के आसपास ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो जाएगा। फर्दर आगे दोस्तों हम कंपनी के एक ओवरव्यू लेते हैं। ईपैक प्रीफैब इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड टू एंड प्रीफैब सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। और अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ का CAGR देखेंगे तो पिछले 3 सालों में 46.2% के रेवेन्यू ग्रोथ CAGR से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है, जो कि इंडस्ट्री में अगर इनके पीयर से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा है। एंड अगर आप इनका रेवेन्यू CAGR अगर आप देखते हैं ओवरऑल बिजनेस में तो लगभग 36.1% के CAGR से इनकी ग्रोथ हो रही है। और ये पीबी इंडस्ट्री में टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है कि मीन्स आपको इनको सिर्फ प्रोजेक्ट बता देना है और अपना बजट बता देना है। आपके बजट के हिसाब से, आपके लोकेशंस के हिसाब से आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा ये क्या करेंगे कि आपको टेक्निकल कंसल्टेशन से लेकर के डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग भी ये खुद करेंगे। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग भी ये लोग अपने फैक्ट्री के अंदर खुद करेंगे, एंड उसके बाद उस मटेरियल को जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद इनका खुद का अपना ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्ट करेंगे, आपके जो साइट है जहाँ पर आपकी बिल्डिंग खड़ी की जानी है वहाँ पर ये मटेरियल खुद ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट करने के बाद अपने इंजीनियर्स एंड मैन पावर की टीम होती है इनके पास, ये लोग इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन भी पूरी बिल्डिंग का खुद करेंगे। और ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद जो प्रोजेक्ट का ऑनर है, जो वहाँ ऑनर है, उस ऑनर को ये लोग जो क्लाइंट है उनको चाबी हैंड ओवर कर देंगे पूरा सब कुछ कंप्लीट करने के बाद। मीन्स ये एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर है। और अगर आप इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट देखेंगे तो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है वो 8.3% के CAGR से ग्रो हुई है पिछले 5-6 सालों में। एंड जो इनका ग्रोथ रेट है वो इंडस्ट्री से लगभग 6 गुने रेट से कंटिन्यूसली पिछले 5-6 सालों से ग्रोथ किए जा रहे हैं। इंडस्ट्री 8.3% के CAGR से ग्रो कर रही है और ये लोग 46.2% के CAGR से ग्रो कर रहे हैं। और इनका प्रोडक्ट रेंज आप देखें तो काफ़ी डाइवर्स है इनका प्रोडक्ट रेंज। ये लोग प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लाइट गेज स्टील फ्रेम्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड मॉड्यूलर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, एंड फिर सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा ये एक्सपैंडेड पॉलिस्टरीन पैकेजिंग प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इस बिजनेस में इनका लगभग 8% मार्केट शेयर है। अगर आप इनकी की स्ट्रेंथ देखें तो इनके पास स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्स मार्केट प्रेजेंस है। एंड इसके अलावा इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उनका लोकेशन स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगहों पर है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। एंड इसके अलावा इनके पास इन हाउस डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग की कैपेसिटीज़ है, इनके पास अपनी इंजीनियर्स की टीम है। एंड इनका अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हैं। मीन्स कि ये लोग लगभग 25 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इनका अपने क्लाइंट के साथ 25 साल पुराने रिलेशन, कई सारे क्लाइंट थे जो पिछले इनके इनिशियल डेज से इनके साथ है, 25 साल से इनके रिलेशंस हैं। एंड इसके अलावा अगर आप इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। एंड इनके पास ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग है, लगभग 1000 करोड़ के ऑर्डर्स इनके पास पड़े हुए हैं रिसेंटली।
एंड इनके पास जो मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स की टीम है उनको भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस पूरी फील्ड का। इनके पास जो इनके फाउंडर हैं उनको लगभग 25 सालों का एक्सपीरियंस है, एंड इनके जो एक और फाउंडर है दूसरे, उनको लगभग 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस पूरी फील्ड का। इनका अगर स्ट्रांग एंड डाइवर्स मार्केट प्रेजेंस देखें तो इनके पास काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ऑफरिंग्स है, मीन से अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। जैसे कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, तो इसमें मॉड्यूलर डिज़ाइन के जो एक्सपेंसन हैं वो सारे इनके पास हैं। और इनका बेनिफिट क्या है मॉड्यूलर डिजाइन होने की वजह से, कि आपको अगर अपने बिल्डिंग्स को, आज सपोज कोई बिल्डिंग आप खड़ा करते हैं और वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर आप लगाते हैं, तो इन केस अगर इन फ्यूचर आपको अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है, आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आता है आपको, या फिर आपकी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा उसमें साइज़ में चेंजेस करने हैं, तो आपको तोड़ फोड़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली उतने पार्ट्स को खोल सकते हैं, खोलने के बाद उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करने के बाद दोबारा उसको उसी जगह पर फिट कर सकते हैं। तो वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, टाइम भी आपका काफ़ी सेव होगा और आपका नुकसान नहीं होगा, और आप इजीली उसको कर पाएंगे। एंड इसके अलावा ये प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं और ईजी टू इंस्टॉल होते हैं, ईजिली इंस्टॉल हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तीसरे प्रोडक्ट इनका जो बास्केट है उसमें सैंडविच इंसुलेटेड पैनल से लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनका जो इंसुलेटेड पैनल होता है वो अगर देखेंगे तो फायर रेजिस्टेंस होता है, साउंड इंसुलेशन होता है, एंड इसके अलावा थर्मल रेजिस्टेंस भी होता है। एंड इसके अलावा लाइट गेज स्टील फ्रेम्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि कोल्ड फॉर्म्ड स्टील से मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। एंड ये काफ़ी ड्यूरेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एंड इसके अलावा फिर ये लोग, इनका फिफ्थ प्रोडक्ट रेंज है स्टैंडर्ड मॉड्यूलर सॉल्यूशंस। ये लोग कॉम्पैक्ट मॉडर्न कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। आपको कहीं ऑफिस बनाना है, जो कि छोटा ऑफिस है, आपको किसी बिल्डिंग का बनाना है, या फिर आपके कोई एयर एंड स्ट्रक्चर है, जैसे कई सारे जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज बनाते हैं उनके लिए जो आप इनिशियली वो एक छोटा ऑफिस बनाते हैं कस्टमर का टच पॉइंट के लिए, तो ये सारे इस टाइप के सॉल्यूशंस भी ये प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अलावा ईपीएस पैकेजिंग वाला इनका बिजनेस तो है ही। एंड अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें तो इनके पास टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। एंड इनका जो टोटल प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की कैपेसिटी है लगभग 1,33,922 मीट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी है। एंड अगर आप इनका जो सैंडविच पैनल कैपेसिटी देखें तो वो लगभग 13,10,000 स्क्वायर मीटर सैंडविच पैनल बनाने की कैपेसिटी है इनकी एनुअली। एंड अगर आप इनका टोटल ईपीएस पैकेजिंग वाला सेगमेंट देखते हैं तो टोटल इनकी जो ईपीएस पैकेजिंग की कैपेसिटी है लगभग 8,400 मीट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी है। एंड जो इनका प्रीफैब बिल्डिंग्स वाला जो फैसिलिटी है उसका अगर करेंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो लगभग 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करते हैं, एंड लगभग 33% ये लोग अपने सैंडविच पैनल वाले प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। एंड अगर इनके टोटल प्लांट का टोटल एरिया देखें आप तो लगभग 1.9 मिलियन स्क्वायर मीटर में इनका टोटल प्लांट फैला हुआ है। एंड जो अभी रिसेंटली ये लोग गिलोथ और मंबट्टू, गिलोथ जो राजस्थान में है एंड जो मंबट्टू आंध्र प्रदेश में है, इन दोनों जगह का अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन देखते हैं तो लगभग 160 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन ये दोनों जगहों का मिला के कर रहे हैं। एंड गिलोथ में जो ये प्लांट सेटअप कर रहे हैं उसका लगभग 2,15,000 स्क्वायर फीट में वो प्लांट स्टेबल कर रहे हैं, और ये ग्रीन फील्ड कैपेक्स होगा। इसके अलावा मंबट्टू में ये जो कैपेक्स कर रहे हैं लगभग 875,000 स्क्वायर फीट में वहाँ प्लांट एक्सपेंशन कर रहे हैं। एंड इसके अलावा इनके 3 डिज़ाइन लैब्स भी हैं, एक हैदराबाद में है, एक वाईजैग में है, एंड एक ग्रेटर नोएडा में है। एंड ग्रेटर नोएडा में इनका एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। तो अगर आप इनके देखें तो टोटल इंडिया में 3 डिज़ाइन लैब्स हैं, 4 एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हैं, 3 तो ऑलरेडी रनिंग है और चौथा इनका कैपेक्स चल रहा है। एंड 14 लोकेशन से ये लोग 14 लोकेशन ऐसे जहाँ पर इनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं और वहाँ से बिजनेस ये लोग डील करते हैं। और इनके पास अगर ऑर्डर बुक आप देखें तो इन्होंने FY25 में लगभग 9,532 जो करोड़ के ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं, और इनके पास रिसेंटली लगभग उतना ही ऑर्डर इनके पास पड़ा हुआ है। 9,160 करोड़ का ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सॉरी, 9,160 करोड़ नहीं है बल्कि 920 करोड़ का ऑलमोस्ट इनके पास ऑर्डर पड़ा हुआ है। और इन्होंने लास्ट ईयर अगर आप देखें तो लगभग 950 करोड़ का ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट किया है FY25 में। और जो इनके मेजर ऑर्डर्स हैं बेसिकली वो प्रीमियम एनर्जी से हैं, राइजन से हैं, रॉयल एनफील्ड के ऑर्डर्स इनके पास हैं।
और अगर आप कस्टमर एंड यूज इंडस्ट्री देखें तो इनके पास लगभग 17% जो ऑर्डर्स हैं वो इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनियों के हैं, एंड 19% ऑर्डर ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों के हैं, और लगभग 11% ऑर्डर इनका इंडस्ट्रियल कंपनियों से हैं, 12% ऑर्डर इनके पास जो कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट कंपनियों के हैं, एंड लगभग 6% ऑर्डर इनका जो है आप देखेंगे कि कंज्यूमर गुड्स एंड रिटेल वाले बिजनेस से है। तो इनके पास हर सेगमेंट से हर इंडस्ट्री से थोड़े थोड़े ऑर्डर्स हैं। और अगर आप इनके क्लाइंट्स देखें तो काफ़ी मार्की क्लाइंटेल इनके पास अवाडा है, रिलायंस इंडस्ट्री जिनका क्लाइंट है, पेप्सिको जो कि पेप्सी इंडिया में बेचती है वो भी इनका क्लाइंट है, हीरो मोटोकॉर्प इनका क्लाइंट है, गोदरेज इंडस्ट्रीज इनका क्लाइंट है, हायर जो कि होम अप्लायंसेज बनाने वाली कंपनी है वो भी इनका क्लाइंट है, प्लस असाही इंडिया ग्लास जो कि ग्लास से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो भी इनके क्लाइंट है, सफारी जो कि लॉजिस्टिक के लिए आपके जो लगेज बनाता है वो भी इनका क्लाइंट है। इसके अलावा जो इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इनका क्लाइंट है, सेंचुरी प्लाईवुड इनका क्लाइंट है, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर इनका क्लाइंट है, आदित्य बिरला ग्रुप इनका क्लाइंट है, जेके टायर हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, ये सारे इनके मेजर आप देखेंगे कि क्लाइंट हैं। अगर आप इनके ऑर्डर बुक की ग्रोथ देखें तो वो भी काफ़ी शानदार है। FY23 में लगभग इनको पूरे साल में मिला के इनको लगभग 700 करोड़ के इनको ऑर्डर मिले थे, और H1 में मीन्स ये जो करेंट ईयर चल रहा है इसके लगभग 6 महीने में ही उतने ऑर्डर इनको ऑलमोस्ट मिल गए जितने इनको FY23 में पूरे ईयर में मिला करते थे। एंड अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो इनका रेवेन्यू भी उसी हिसाब से राइज कर रहा है। FY23 में लगभग इनका फुल ईयर रेवेन्यू अगर आप देखें तो लगभग 656 करोड़ का हुआ करता था, और इस बार 730 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने हाफ ईयर में ही कंप्लीट कर दिया है, और पूरा का पूरा हाफ ईयर अभी बचा हुआ है। तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा देखें तो इबिट्टा में भी वही है, 500 लगभग 51 करोड़ का इबिट्टा इनका FY23 में हुआ करता था पूरे साल में, जो कि अभी बढ़ करके लगभग 80 करोड़ 81 करोड़ का इबिट्टा तो इनका हाफ ईयर में ही इन्होंने जनरेट कर लिया है, और अभी पूरा का पूरा हाफ ईयर बचा हुआ है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखते हैं तो इबिट्टा मार्जिन भी जो पहले FY23 में इनका 7.9% हुआ करता था वो बढ़ के अभी करीब 11.1% हो चुका है। एंड अगर आप इनका ईबिट देखते हैं तो ईबिट में भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है उसी रेशियो में। एंड इनके पैट में देखेंगे तो पैट लगभग 24 करोड़ हुआ करता था FY23 में, जो कि अभी आधे साल में ही लगभग 45 करोड़ हो गया, लगभग दोगुना उनका पैट इन्होंने अभी जनरेट कर लिया है। मीन्स FY23 के कंपैरिजन में अगर इस साल देखेंगे तो मोटा मोटा आपको लगभग 4 गुना पैट देखने को मिलेगा। और अगर आप रीजन वाइज इनके ऑर्डर्स देखते हैं तो नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन से लगभग 23% ऑर्डर्स इनके पास आते हैं, एंड ईस्ट इंडिया से इनके पास लगभग 3% ऑर्डर हैं, एंड 50% ऑर्डर इनके पास साउथ इंडिया से आते हैं, एंड वेस्ट इंडिया से लगभग 24 ऑर्डर्स इनको मिलते हैं। और इनका जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आया था, काफ़ी शानदार रिजल्ट आया था, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट देखते हैं तो लगभग 62% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, 62%, जो कि पूरी इंडस्ट्री में अभी तक जितनी कंपनियां हैं उनमें हाईएस्ट है। एंड इनका हाफ ईयरली बेसिस पे भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो वो भी 36% से ग्रो हुआ है इनका रेवेन्यू। एंड इनका अगर इबिट्टा देखें तो इबिट्टा 75% से ग्रो हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, एंड 46% से ग्रो हुआ है हाफ ईयरली बेसिस पे। एंड अगर इबिट्टा मार्जिन देखें तो जो लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर में जो 10.7% हुआ करता तो बढ़ के अभी 11.5% हो गया है। एंड फर्दर इसी तरीके से आप पैट देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें तो 100% की ग्रोथ आई है। मीन्स इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है 62% से, लेकिन इनका जो पैट ग्रोथ हुआ है वो 104% से हुआ है। एंड अगर आप पैट मार्जिन देखें तो उसमें भी शानदार ग्रोथ दिखाई देती है, 5.4% हुआ करता था लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर में, जो कि इस साल बढ़कर के लगभग 6.8% हो गया है। एंड पैट मार्जिन में भी आप देखें तो उसमें भी लगभग 64% की शानदार ग्रोथ दिखाई देती है। CFO अगर आप देखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तो वो 7 टाइम्स हो गया है लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन से अगर हम कंपेयर करें तो ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई देती है। परफॉर्मेंस इनका शानदार है, इसीलिए आप देखेंगे कि इनका शेयर प्राइस भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा वेल्थ जनरेट कर रहा है। इनकी मैनेजमेंट टीम अगर आप देखते हैं तो इनके जो MD एंड CEO हैं मिस्टर संजय सिंघानिया, उनको 25 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। एंड जो इनके चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं
उनको 34 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, प्लस इनके जो होल टाइम डायरेक्टर है उनको 12 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर अजय सिंघानिया जो कि इनके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनको 25 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो इनकी जो मैनेजमेंट टीम है काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी एक्सपीरियंट है, और यही रीज़न है कि इस बिजनेस को ये सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये बिजनेस भी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। फर्दर दोस्तों आइए हम लोग इनके फ्यूचर आउटलुक के बारे में भी देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट को फ्यूचर में जो नई नई इंडस्ट्रीज इंडिया में आ रही हैं उन इंडस्ट्रीज़ के लिए इनको काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है, जिसके लिए ये लोग देखेंगे कि आप सैंडविच इंसुलेटेड पैनल का एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं, एंड इसके अलावा एक प्लांट ये लोग नंबर 2 आंध्र प्रदेश में सेटअप कर रहे हैं, एंड एक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की कैपेसिटी भी ये लोग नंबर 2 आंध्र प्रदेश में सेटअप कर रहे हैं, एंड इसके अलावा प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल की कैपेसिटी ये गिलोथ राजस्थान में भी सेटअप कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इन्होंने अपने काफ़ी प्लान्स जो हैं वो ऐसे इस हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो इंडिया में जो कमिंग ईयर्स में जो ग्रोथ आएगी इंडस्ट्रीज़ की, उस ग्रोथ को ये लोग कैप्चर कर सकेंगे। मीन्स उस ग्रोथ के एक्सपेंशन के लिए जो प्री इंजीनियर बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसको सप्लाई करेंगे। एंड इसके अलावा ये लोग नए नए मार्केट्स को ढूंढ रहे हैं, जैसे ये लोग भूटान में इन्होंने अभी अपना, भूटान हो गया, ओमान है, नेपाल है, बांग्लादेश, इन सारे नई रीजन में नई जियोग्राफीज में भी ये लोग एंटर कर रहे हैं एंड वहाँ भी अपने प्लांट सेटअप करेंगे। एंड इसके अलावा इनको जो बेसिकली ऑर्डर्स आते हैं अभी तो नॉर्थ एंड वेस्ट साउथ इंडिया से इनके पास ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, लेकिन इनका मैनेजमेंट का फोकस है कि ये लोग नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया पर भी फोकस कर रहे हैं, वहाँ से भी बिजनेस ग्रैब करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये अपनी सेल्स टीम बढ़ा रहे हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है एंड जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहाँ पर, ताकि ये बिजनेस को अपने एक्सपेंशन और बेहतर तरीके से कर सकें। और इनके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कई सारे रीजन्स भी है, जैसे कि इनके पास रेप्यूटेड ब्रांड नेम है, इनके पास स्ट्रक्चरल डिजाइन कैपेबिलिटीज़ है, एंड इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रूवन है ऑलरेडी। तो ये सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि क्लाइंट्स से, जो कि कस्टमर्स इन सारे फीचर्स को प्रीफर करता है, एंड प्रीफैब इंजीनियर्ड ईपैक प्रीफैब जैसी कंपनियों को ऑर्डर देना प्रीफर करता है। एंड क्लाइंट्स का विश्वास इनके ऊपर इसलिए भी आता है क्योंकि ये लोग पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं उनको। इसके अलावा कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट उनको ऑफर करते हैं एंड आफ्टर सेल सपोर्ट भी उनको देते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट के साथ इनके रिलेशनशिप और स्ट्रांग होते जाते हैं। और अगर आप जो ट्रेडिशनल आरसीसी कंस्ट्रक्शंस हैं उसकी तुलना में अगर पीबी को कंपेयर करें तो आपको मिलेगा कि जो इनका मटेरियल कॉस्ट भी कम होता है कंपेयर टू आरसीसी कंस्ट्रक्शन। इनका जो टाइम ड्यूरेशन वो भी शॉर्टर होता है, लगभग आधे ही टाइम में ये लोग कंप्लीट कर देते हैं पूरी बिल्डिंग को, एंड जो लेबर कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी कम होती है। तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एंड इसके बाद अगर आप मॉडिफिकेशन देखें या री लोकेशन देखें तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो ईजिली मॉडिफाई हो जाता है। आप अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, आपको पूरा कंस्ट्रक्शन तोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप उतने पार्ट को ईजिली खोल सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, दोबारा फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आरसीसी कंस्ट्रक्शन है तो उसमें आपको पूरी बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी या बिल्डिंग का वो पार्ट तोड़ना पड़ेगा। एंड इसके अलावा ये इजीली रीलोकेट हो जाते हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको बिल्डिंग शिफ्ट करनी है तो आप सारे पार्ट्स खोलिए, वापस उसको ट्रांसपोर्ट करिए और दूसरी जगह पे दूसरे साइड पर ले जाकर दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन अगर आपका आरसीसी कंस्ट्रक्शन है तो वो दूसरी जगह रीलोकेट नहीं हो सकता, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको तोड़ के वहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो काफ़ी कॉस्ट भी खर्च होगा और प्लस आपका काफ़ी नुकसान होता है। एंड इसके अलावा ग्रीन सस्टेनेबिलिटी भी है, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, जो वेस्टेज है मिनिमम जनरेट होते हैं, एंड जो वेस्टेज जनरेट भी होते हैं वो रिसाइकलेबल होते हैं, उनको इजीली रिसाइकिल कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप आरसीसी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो यूज होता है, जो बच जाता है, यूज होता है, वो रीयूज तो कर सकते हैं लेकिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। एंड बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो रीयूजेबल नहीं है या रिसाइकलेबल नहीं है। एंड कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका आरसीसी बिल्डिंग को आपको ऑन साइट ही सारे मटेरियल ले जाना पड़ेगा, वहीं पर कंस्ट्रक्शन शुरू करना पड़ेगा। और जो प्रीफैब सॉल्यूशन होता है इसमें आपको फैक्ट्री में पार्ट बनाए जाते हैं और उस जगह पर ले जाके कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर सीधा इंस्टॉल करना रहता है। एंड स्पीड अब अगर आप देखें तो वो भी लगभग आधे समय में आपका कंप्लीट हो जाता है प्रीफैब कंपेयर टू आरसीसी। एंड अगर आप वर्क फोर्स देखें तो वो भी लगभग 25% लेसर मैन पावर यूज होता है कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन जो आरसीसी कंस्ट्रक्शन है उससे। और अगर आप कंपनी की जर्नी देखें तो 2000 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, फर्स्ट ईपीएस पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्होंने लगाई थी। एंड इसके बाद 2005 में इन्होंने अपनी फैसिलिटी को और एक्सपेंशन किया। फिर 2008 में आप देखेंगे कि इन्होंने पहली बार सैंडविच इंसुलेटेड पैनल की फैसिलिटी लगाई, मैन्युफैक्चर करना शुरू किया इन्होंने 2008 में।
2011 में इन्होंने मॉड्यूलर बिल्डिंग बनानी शुरू की। 2012 में इन्होंने रॉक वूल, ग्लॉस वूल एंड ईपीएस सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स बनाने शुरू कर दिए। 2014 में इन्होंने एक ग्रेटर नोएडा में अपना एक प्लांट सेटअप किया जहाँ की प्रीफैब डोर्स एंड विंडोज स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करते थे ये लोग। फिर 2022 में इन्होंने एक अपना थर्ड प्लांट सेटअप किया गिलोथ राजस्थान में बिल्डिंग मटेरियल के लिए। एंड 2023 में इन पहली बार इन्होंने 650 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया और अपना फोर्थ प्लांट इन्होंने मंबट्टू आंध्र प्रदेश में लगाया। एंड इसके अलावा फिर 2024 में आप देखेंगे कि इन्होंने पहली बार अपना कैपिटल मार्केट से कैपिटल उठाया अपने प्लांट एक्सपेंशन के लिए और अपना ब्रांच ऑफिस सेटअप किया चेन्नई में, अहमदाबाद में। एंड इसके अलावा अपना थर्ड डिजाइन ऑफिस सेटअप किया इन्होंने विशाखापट्टनम में, वाइजैग में। एंड 2025 में इन्होंने फर्स्ट टाइम लगभग 1000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया। एंड सैंडविच पैनल फैसिलिटी मंबट्टू में इन्होंने स्टार्ट की। एंड इसके अलावा इनकी लिस्टिंग हुई एनएससी एंड बीएससी के ऊपर। तो दोस्तों ये था इनका पूरा बिजनेस मॉडल एंड इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आपको अगर इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।